नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति में मृत्यु आपका स्वागत है। हर बार एक कविता लेके आते हैं, उससे हमें कुछ जीने की शिक्षा मिलती है। आज व्यास जी की कोई एक ऐसी कविताओं में से एक ऐसी कविता है जिसको मैंने पढ़ा और समझा। ये एक बहुत विचित्र कविता लगी मुझे, जिसका नाम है दहेज। एक ऐसी चीज है, एक ऐसी समस्या है दहेज कि जिसको एक गरीब इंसान देने में समर्थ भी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। जो अमीर घर की बेटियां हैं शायद दहेज आराम से जा सकता है, लेकिन जो गरीब घर की, गरीब बाप की बेटी है वो दहेज देने में असमर्थ हो जाते हैं। एक पिता पूरी उम्र लगा देता है अपनी बेटी के विवाह के लिए कि कैसे मैं अपनी बेटी, वो मन ही मन बहुत सारे विचित्र अल्पनाएं या कल्पनाएं करने लगता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे करूंगा, इस तरह से करूंगा, इस तरह से करूंगा। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति दहेज मांगता है तो वो उसको देने में समर्थ नहीं हो पाता है। क्या ये दहेज मांगना सही है? क्या हम दहेज देने में सही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? व्यास जी की इस कविता में ऐसी क्या बात लिखी हुई है? आइए जानेंगे और समझेंगे कि दहेज देना सही है या दहेज लेना सही है। क्योंकि हमारे घर में भी कोई बेटी आती है या हमारे घर से कोई बेटी जाती है, दोनों ही एक ही बात है, दहेज। मैं तो नहीं समझती कि दहेज, मैं तो ये समझती हूँ कि जहाँ तक है दहेज एक बहुत गलत प्रथा है। आपके नज़रों में दहेज को क्या कहा जाएगा और व्यास जी की इस कविता में दहेज को क्या कहा जाता है? आइए बात करते हैं। व्यास जी थे राजेंद्र गोपाल व्यास जी। व्यास जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। आपने आज जो आपकी ये कविता है दहेज, मैंने इस कविता को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा और मन में भी बहुत सारी विचार सागर मंथन चले कि क्या जी हमें दहेज देना चाहिए या दहेज लेना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही बेटियां जाती भी हैं और आती भी हैं। जी आपने इस दहेज की प्रथा को कैसे, किस तरह से इस कविता को लिखा? क्या आपके मन में ऐसी बात आई? बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कविता जब शुरू होगी तो बहुत प्रति प्रश्न भी निकलेंगे। मैंने बार बार जिक्र किया, मैं जिस गांव हमीरगढ़ से बिलोंग करता हूं, वहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। जी वहाँ धनाढ्य परिवार भी रहते हैं, जी वहाँ गरीब परिवार भी रहते हैं। जी अभी आपने एक प्रस्तुति में बताया कि दहेज, गरीब परिवार की बच्चियाँ दहेज नहीं दे पाती है, जी अमीर परिवार की बच्चियां उनके पिता दहेज दे देते हैं। जी यहाँ एक अलग से बात कहूँगा। जी यहाँ बिल्कुल। अमीर और गरीब का प्रश्न ही नहीं है कविता जी। मेरी हर बात आपको विपरीत तो लगेगी थोड़ी देर। जी जी मैं लीक से जी हट के बात कहता हूँ। जी जी चाहे गरीब हो या अमीर हो, जी हर बेटे वाले को दहेज कम ही लगता है। जी जी ये जी अजीब बात मैं कह रहा हूँ। जी 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 जरूर। करोड़पति को भी दिया जाने वाला दहेज उसके स्टैंडर्ड के अनुसार करोड़पति की बच्ची का दहेज उसको कम लगता है। हम्म यहाँ गरीब और अमीर का एक भेद मैं यूं बताऊं कि अमीर घर का आदमी भी असंतुष्ट है दहेज लेके कि कम मिला, हम्म। और गरीब का आदमी भी, जो बच्चे का पिता है, वो भी असंतुष्ट है कि मुझे कम मिला। नहीं, बड़ी मैंने, हाँ जी आपकी जी, बात मैं बहुत बीच ही में काट रही हूँ। मैंने जी इसलिए ये प्रस्तुति में कहा जी कि अमीर गरीब, इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया, बहुत अच्छा किया जानबूझकर मैंने ये बोला। आपने, बहुत अच्छा जी कहा। जी मैं आपके विचार, लेकिन वहां मैंने एक और गुंजाइश दिखाई जी जी कि दोनों और लोभ है। जी न अमीर संतुष्ट होता है, भाई अमीर तो संतुष्ट हो जाना चाहिए ना। जी जी गरीब को रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, जी। अमीर को तो खुश होना चाहिए, हम्म लेकिन उसकी तुलना में उसको भी कम मिला है। ये हम्म। उनका एक मनोविज्ञान है। जी जी बहुत जी अच्छा। जी। आपकी कविता है दहेज, जी मैं पढ़ना जी, चाहूंगी। शायद स्वागत अगर आपका। बीच में कहीं शब्दों में नहीं ऊपर नहीं नीचे हो नहीं, जाए ऐसा कुछ तो नहीं, आप मुझे पढ़िए, माफ़ कीजिए, आप क्योंकि मैंने, पढ़िएगा। जी जी मैंने पढ़ी उस जी समय भी मैं ठीक से नहीं पढ़ पा जी, रही थी। सुनाइए। है उदास घेरे में डेरे, पड़ी रहे ये देर सवेरे। हाँ, ये मैंने किसके लिए लिखा बताइएगा जरा, आपने एक पढ़ा। किसी कन्या एक के, ऐसी बच्ची बच्ची जो जी। शादी होकर के आई है। हम्म। अब उसकी दिनचर्या क्या रही? वो उस घर की नई नवेली है जिसको प्रभात में 5 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो जाना चाहिए। हम्म वो आज उदासी के घेरे में सो रही है। उसका नया विवाह हुआ है। अब हम्म। देखो पंक्ति पढ़िए, आपको जी जरूर। बहुत आनंद आएगा। गालों की लाली पर काली, आश्वासन अब अब लगते लगते गाली। गाली।
बताऊंगा, मैं बताऊंगा। जी। एक बार 4 पंक्तियां आशाएं पढ़। बन गई हत्यारे हत्यारन, अभिलाषाएं साईं बन बन गई गई पापिन, पापिन, नहीं नहीं और और कोई कोई छोर छोर दिखता, दिखता, आत्मदाह आत्मदाह का कर कोई कोई जोर, चीखता, ये ये पीड़ा पीड़ा संग वो संग ले वो ले जावे, जावे। खिलने से पहले मुर जावे। अब आप देखो, इसमें मैंने वो बच्ची मर जाती है जो ऊपर जिस जिंदगी को जी रही है, वो हम्म। नवी नवेली दुल्हन मर जाती है, खिलने से पहले मर जाती है। वो अभी तो उसका विवाह हुआ है, जी क्या जी जी सोच के, मैंने बना बनी गीत में भी कुछ बातें जी बताई। जी 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 आपको जरूर। हर एंगल में कुछ अलग, इसकी भी धुन आप सुनेंगे ना, यहाँ की धुन है, बिल्कुल शिल्प अलग है। जी आप जी। देखिएगा, जो काव्य के प्रणेता है, जो काव्य के विश्लेषक है, जो आलोचना के क्षेत्र के दिग्गज उद्भट विद्वान है, वे भी कहेंगे कि व्यास जी, आपके इसमें शिल्प की दृष्टि से आपने बड़े नए प्रयोग किए। देखिए, यहाँ गीत शुरू होता है, मैं निवेदन करता हूँ आपसे। है उदास घेरे में डेरे, उदासी के घेरे में मेरी नायिका रह रही है, उदास घेरे में डेरे पड़ी, मैंने सोना शब्द नहीं कहा, पड़ी रहना कहा। पड़ी रहने में वो अपने बिस्तर पर अस्त व्यस्त है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में क्लोजअप लिया मैंने कल्पना से। जी। है उदास घेरे में डेरे पड़ी रहे, देर सवेरे गालों की लाली पर काली, आश्वासन अब लगते गाली, आशाएं बन गई हत्यारिन, उसको बड़ी आशाएं थी, आशाएं बन गई हत्यारिन, अभिलाषाएं बन गई पापिन, नहीं और कोई छोर दिखता, आत्मदाह कर कोई चीखता, जी ये जी पीड़ा संग वो ले जावे, खिलने से पहले मुरझावे, ये पीड़ा संग वो ले जावे, खिलने से पहले मुरझावे। अब इस पे प्रश्न करिए। जी। ये मैं बता, आत्मदाह पर कोई चीखता। आत्मदाह का मतलब ये है कि या तो वो सुसाइड कर लेती है, ओ जी। घबरा गई वो कि मैं नहीं जी सकती, हम्म। और इन हालातों को मैं अपने पीहर में भी नहीं कह सकती, इसलिए मेरी नवी, इसका कोई वर्ष निर्धारित नहीं है, लेकिन ये बच्ची शादी करके आई। कविता में आगे जैसे बढ़ोगे ना, सारे हालात आपको स्पष्ट होंगे। जी 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 एक जी। एक आप फिल्म की तरह एक गीत चलता है कविता जी, और हम्म। इसका शिल्प ये है, आत्मदाह कर कोई चीखता, जब वो आत्महत्या करेगी तो चीखेगी, अगर जल करके मरेगी तो कैसे कैसे आत्महत्या करती, मैं आगे, इसका बहुत गहरा विवेचन है इस गीत में। आत्मदाह कर कोई चीखता, ये पीड़ा संग वो ले जावे, कौन सी पीड़ा, अरे मुझे किसी ने समझा ही नहीं, मैं इस घर में दुल्हन बन के आई है, किसी ने मेरा एक तरह से सम्मान ही नहीं किया, इस पीड़ा को लेकर के वह अगले जन्म में जाएगी, इस पीड़ा संग वो ले जावे, खिलने से पहले मर जावे। ये कविता का पहला बंद है। अब दूसरे बंद पे आएगी तो आप लेकिन निश्चित इसमें प्रश्न एक करेंगे। बोलिए एक बात बोलिए। ये है, गालों की लाली पर काली आश्वासन अब लगते गाली। हाँ, उसके गालों पर वो सौंदर्य खत्म, वो पार्लर पे तैयार होके आई थी, महीने 2 महीनों में उसके गाल काले क्यों हो गई, उदासी आ गई, उसको समझ में आ गया कि ये घर मेरे अनुकूल नहीं है। तो ये शब्द आश्वासन में जी। क्या हुआ, अन्य लोग कहते थे सब ठीक हो जाएगा, वो कहती है बोलो मत, मैंने पूरा टेस्ट कर लिया, ये घर परिवार पति कोई मेरे लायक नहीं, इसलिए अब उसको कोई आश्वासन भी दिलाना चाहे, वो कहता मुझे गाली लगता, बोलो ही मत तुम। कितनी इरिटेट हो गई, क्या क्लाइमैक्स रहा उसके जीवन का, आश्वासन अब लगते गाली। आपको पता आश्वासन कब गाली लगते हैं, जब कोई गले से ज्यादा भर जाता, जी तो जी। उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब वो निवेदन करेगी, बस रहने दो, मैं समझ गई, तो अब ये क्या करना है मैं करूंगी, जी, तो ये आप दहेज की तरफ ले कर जाऊंगा, क्योंकि आगे जी। आपको पता चलेगा कि इस दहेज पर क्या कमेंट होते हैं, घर के क्या कह रहे हैं, उसके सास ससुर क्या है, उसके अन्य क्या है, खुद उसका प्रिय क्या है। गीत में जब उतरोगे ना तो पता चलेगा कि जाले कहाँ कहाँ है। जब बन आई नई नवेली। हाँ, अब आप देखिएगा, आप शिल्प देखिएगा, मैंने पहले नायिका को उदासी में प्रस्तुत किया, अब मैं दूसरे छंद में ले रहा हूं, जब वो विवाह करके आई जी। तब क्या सीन था, देखिए। जब बन आई नई नवेलिन, जगमग चमकी बड़ी बड़ी हवेली, हवेलिन, नई 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 बन गई गई सखी सखी सहेली, सहेली, नया नया ब्याह ब्याह था था एक एक पहेली, पहेली, कोई मुखड़ा देख देख मुदित मुदित है, है, श्याम चांद घटा घटा में में चांद चांद उदित उदित है, है, पलकों में है लाज समाई, समाई, छेड़छाड़ छेड़छाड़ जब जब करे कनाई, शौक शेख नंद दिया करे चिचोरी, चिचोरी, घेरे घेरे रहती रहती बाल बाल किशोरी। किशोरी। मजा आ गया ये तो होगा। आपने एक अरे कमाल बहुत है, अलग तरह कमाल है, से जी मैं जी खुद फिदा हूँ इस छंद पे। जी जी जी। मेरी कविता पर मैं कभी कभी खुद ऐसे ही रीझ जाता हूँ, जैसे कोई नायिका दर्पण के सामने जब अपने प्रिय को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार करती है तो स्वयं मुग्धा नायिका कहलाती है। अपने ही रूप पर नायिका जब फिदा हो जाती है ना, और उस समय उसका प्रिय पीछे से आ जाए तो शर्म आ जाती है। इस गीत पर, इस बंद पर मैं भी फिदा हूँ।
पंक्तियां सुनना इस गीत जी को गा के जरूर। बताता हूँ। जी जरूर। अब वो हालात आपने देख लिए, वो मरने के लिए तैयार है, गाल काले हो गए हैं, आश्वासन गाली। लेकिन इसका फ्लैशबैक में जाइएगा, कुछ दिनों पहले क्या हालात थे कि जब बन आई नई नवेली, समझ गए? जी जी। जब बन आई नई नवेली, जगमग चमकी बड़ी बड़ी हवेली, हवेली। नई नई बन गई सखी सहेली, नया ब्याह था एक पहेली। अब वो पहेली को सुलझाएगी, अपनी सखियों से बात करेगी, अपने प्रिय से करेगी, अब उस पहेली को सुलझाएगी। लेकिन उसकी तो पहेली उलझ गई। देखिएगा, जब बन आई नई नवेली, जगमग चमकी बड़ी हवेली, नई नई बन गई सखी सहेली, नया ब्याह था एक पहेली। पंक्तियां देखना। कोई मुखड़ा देख मुदित है, कोई मुखड़ा देख मुदित है, श्याम घटा में चांद उदित है, पलकों में है लाश समाई, छेड़छाड़ जब करे कनाई। कौन है ये कनाई? उसका प्रिय, वो चुहलबाजी करता है नई दुल्हन से। छेड़छाड़ जब करे कनाई, शौक न नदिया करे चिचोरी, घेरे रहती बाल किशोरी, शौक न नदिया करे चिचोरी, घेरे रहती। ननंद ने भी उससे मजाक किया, चोटियां काटी, चिटोरी काटी, और किशोरी जो है वो उसको घेरे ही रहती है, वो उसको अपने प्रिय से मिलने ही नहीं देती। वो 24 घंटे इर्द गिर्द उसी के पास सोने लग जाती है। दिन को थोड़ा सा भी एकांत मिलता है वो आ जाती है। तो ये वर्णन हुआ जब वो मेरी दुल्हन, मेरी नायिका, जब बनाई नई नवेली, जगमग चमकी बड़ी हवेली, नई नई बन गई सखी सहेली, नया ब्याह था एक पहेली, कोई मुखड़ा देख मुदित है, चांद घटा में श्याम उदित है, पलकों में है लाश समाई। देखो दुल्हन का, पलकों में है लाश समाई, छेड़छाड़ करे कनाई, शौक न नदिया करे चिचोरी, घेरे रहती बाल किशोरी, घेरे रहती बाल किशोरी। ये दृश्य थोड़े ही दिन में बदल जाता है। कविता का तीसरा बंद लीजिएगा, जी आपको जरूर। आनंद आएगा। 4 दिनों की चांदनी पर मावस ने घेरा डाला। धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। एक 4 एक दिनों छंद की पर 1 घंटे की वार्ता भी हो सकती है। 4 दिनों की चांदनी पर मावस ने घेरा डाला। आप थोड़ा सा मुझे, आप इसमें क्या समझी जरा मुझे ये 4 बताओ। दिनों की चांदनी थोड़े ही मतलब दिनों में मुहावरा जी है, जी जी 4 जी दिनों की जी चांदनी जी फिर अंधेरी जी रात, जी मुहावरे का प्रयोग जी किया मैंने। जी जी या जी कोई जी ज्यादा कल्पना नहीं की, मुहावरे को काम में लिया, कविता में पिरोया। जी जैसे कोई स्वर्णकार अपना हार बनाने के लिए कुछ हीरे और जवाहरात को ऐसे बीच बीच में झड़ देता है कि उसका मंगलसूत्र या नेकलेस जच जाता है। जी मैं जी कुछ जी कहावत मुहावरे, कुछ ऐसी मान्यताएं धारणा कविता में हम लाते हैं। ये जी ठीक जी जी वैसे ही है कविता जी, जैसे खीर में ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। जी 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 तो अलंकारों का प्रयोग काव्य को सृजित करते समय उसको, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ये प्रयोग हम करते नहीं है, ये ईश्वर की रचना का। मैं कोई सोच के थोड़ी लिखता हूँ गीत, आ जाता। चलिए पढ़िए। चलिए। चंद दिनों में धीरे धीरे खुशियों की टूटी माला, मतलब थोड़े दिन दिन में उसके जो जितनी भी खुशियों की माला थी समझ गई वो। आप नारी हैं, आप समझ सकती जी हैं जी नारी के मनो। आप देखिएगा, मैं पुरुष हूँ और नारी के मनोविज्ञान पे गीत लिखता हूँ। जी कभी कभी कवियत्रियाँ मेरी जो आदर्श है, या जो बच्चियाँ हैं जो मंचों पे नहीं आ रही, वो मुझे पूछती है, दादा आप हमारे नारी मनोविज्ञान का विश्लेषण कैसे कर लेते हैं, कितना डूब के लिखते आप, जो इमोशंस, जो संवेग हमें नहीं उपजते, आप उनकी अभिव्यक्ति इतनी सरलता से कैसे देते हो। मेरे पास कोई आंसर नहीं होता। इसका आंसर पहले के गीतों में आ चुका। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो, है उसकी सौगात। मैं भी क्या, क्योंकि कविता जी एक क्षण में अहंकार आ जाता हूँ। क्या करो अब, जीव का क्या 1 मिनट में अहंकार है। पढ़िएगा इस बात जी। को। करवट बदली आज समय ने, अपने लगे पराए, हाँ, भीतर जिनके जहर भरा भरा था, था, बाहर थे मुस्काए। देखो आप इस पंक्ति पे, भीतर जिनके जहर भरा था, उसको तो पता ही नहीं कि मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं चाहते, मेरे से दहेज चाहते थे। मेरे से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं। मेरे पिता के पास अच्छी संपदा थी, इसलिए मेरा विवाह इस परिवार में कराया। अब उनको मैं नहीं चाहूं, मुझसे वो चाहते। वो मेरे द्वारा हाँ हाँ परिवार। हाँ जी जी हाँ, जी जी जी। मैं कितना दहेज लेके, उनको दहेज से, मैटर से प्रेम है, मुझसे प्रेम नहीं। बड़ी बड़ी। तो आपका यहाँ पे जैसे हम जब एक बेटी की विदाई करते हैं, जी उस समय एक दहेज जाता है, जी लेकिन जब बेटी घर पर भी पहुंच जाती है, उसका स्वागत भी हो जाता है, हाँ उस समय भी एक
दहेज मांगा जाता वो है। इसलिए मांगा जाता है ना कविता जी, वो तृप्त नहीं होते, वो अब वो तो मतलब निरंतर चाहेंगे। उनकी तो ये कल्पना है कि अब हमारी डिमांड शुरू हुई, ये तो लाई है, ये तो लाई है, जो तो हमारा हो गया, अब हम उस घर से और क्या प्राप्त कर सकते हैं। जो खर्चे उनके घर के होते थे, अब उन खर्चों का भार शायद वो बच्ची के पिता से लेना चाहते। यहाँ ओहो। तक अपने बेटे की शादी और अरेंजमेंट में जो खर्च किया ना, उसका हिसाब भी वो शायद इससे वसूल करना चाहते। मनुष्य को साधारण मत समझो। तो इस विवाह पे आपको मतलब मैं जहाँ तक सकती हूँ, अगर जहाँ दहेज देने की बात आती है वहां से विवाह करना ही नहीं चाहिए, मतलब विवाह होना ही नहीं चाहिए। देखो कविता जी, ये बारीक प्रश्न है, समाज और राष्ट्र विश्व इसको सुनेगा। मैं समाज से भी यही बात करना जी, चाहती हूँ कि अगर जहाँ दहेज मांगा जा रहा है, इससे अच्छा है कि एक स्त्री को या एक कन्या को या एक बेटी को विवाह नहीं करना चाहिए। आप पूरे समाज में चले जाएगा, प्रत्येक परिवार दहेज चाह रहा, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। जी। मुझे बता दो कोई जो ये, हाँ 5% अब एक नवाचार आ रहा है, जो कहते हैं कि हम हमारे कमरे को पूरा वेल फर्निश्ड सजा के जा रहे हैं, हमें सिर्फ आपकी बिटिया चाहिए। कविता जी कोई 1-8% होता होगा, बाकी सब यही चाहते हैं कि हमें अन्य परिवार से कुछ मिल जाए। जी जी जी। तो ये समस्या, मैंने कहा, ये कैंसर की तरह हो गया। जैसे कैंसर लाइलाज होता जा रहा है, दहेज भी एक ऐसी समस्या हमारी शिरा और धमनियों में ये घुस गया, ये लोभ। जी जी मैं जी इस पर जी। कोई ज़्यादा कल्पना और सोच नहीं कर रहा हूँ, पर मैं हालात तो बताने का हकदार हूँ ना कविता जी, जी जरूर कि जरूर हमारे में जरूर। हमारे पंचर क्या है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं। वहीं से जब पहले मैं बताऊंगा ना कि ये प्रॉब्लम्स आ रही, ये आपके और मैं, कविता बहुत गजब की कविता जी, ये कविता भी अपने अलग ही रस में आई है। क्या आप इसको, ये जो शब्द हैं आपकी जी पंक्ति, इसको गाकर सुना हाँ, सकते? गा जी के जरूर। सुनाओ, देखिएगा, जी। 4 दिनों की चांद। सुनिएगा। 4 दिनों की चांदनी पर मावस ने घेरा डाला। अब आप देखो, कविता के शिल्प में यह मावस शब्द लाया हूं, शब्द है अमावस, जी अमावस्या, पूर्णिमा, पर चूंकि शिल्प में वो ठोकर लगती है अगर मैं ए का प्रयोग करूं, इसलिए मैंने मावस लिख दिया। जी जी समझ जी। जाता हमारा श्रोता, यह मावस का अर्थ अमावस्या से है। अमावस्या के दिन क्या होता है कविता? चंद्रमा नहीं चंद्रमा नहीं होता होता। है। तो 4 दिनों की चांदनी पर तो पूरा शुक्ल पक्ष था। अब थोड़े ही दिन में काली में आ गई, तो कविता की लाइन क्या आई? 4 दिनों, वो नायिका कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हट गया, मैं दूर खड़ा हूं, खुद वधू अपनी बात कह रही है। 4 दिनों की चांदनी पर मावस ने घेरा डाला। आप जानते हैं घेरा शब्द कितना गजब का है। जी जी जब फौजें लड़ने जाती थी तो मैदान में घेरे डाल दिए जाते थे, और महीनों और बरसों तक घेरे उठते नहीं थे। जी जी जी। बड़ा सुरक्षात्मक और बड़ा प्लानिंग से घेरा डाला जाता है, घेरा यूं ही नहीं डाला जाता। तो यह नायिका क्या कह रही? 4 दिनों की चांदनी पर मावस ने घेरा डाला। इस कालिमा ने, इस नेगेटिविटी ने, नकारात्मक विचारों ने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया। ऐसा घेरा डाला कि जो 4 दिन की चांदनी आई वो भी मैं भूल गई। 4 दिनों की चांदनी पर मावस ने घेरा डाला, चंद दिनों में धीरे धीरे खुशियों की टूटी माला। करवट बदली आज समय ने अपने लगे पराए। समय करवट बदलता तब क्या होता है? अपने अपने भी पराए पराये हो हो जाते। जाते हैं। मैं इनको क्या मान के आई थी बताइएगा? नायिका कह रही अपना मान के आई। जी 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 मोल, अब मैं तो मोहल्ले और उस शहर को भी अपना मान लिया कि भाई अब तो मेरा पीहर छूट गया है, अब तो जो कुछ है ये शहर है, ये गली है, ये मोहल्ला है, ये रिश्तेदार है। तो वो कह रही, क्या कह रही है कि मैंने इनको अपना माना, अब मुझे पता चल गया कि ये मेरे नहीं है, क्योंकि उसने चंद दिनों के व्यवहार से पता लगा लिया कि इनका अपना एक संगठन है, और इसमें मेरा जो सबसे बड़ा पत्ता है, प्रिय, आगे आएगा गीत में, जी। वो भी शायद इन्हीं की पार्टी का है। मैं तो अकेली इस युद्ध को लड़ूंगी। तो मैंने क्या लिखा? 4 दिनों की चांदनी पर मावस ने घेरा डाला, चंद दिनों में धीरे धीरे खुशियों की टूटी माला। करवट बदली आज समय ने अपने लगे पराए, और भीतर जिनके जहर भरा था बाहर थे मुस्काए। बाहर वो बड़ी प्रसन्नता से मुस्करा रहे थे, लेकिन उनके भीतर लोभ था, मेरे प्रति प्रेम नहीं था। भीतर जिनके जहर भरा था बाहर थे मुस्काए, कि मन में जो घुटते थे शायद अब जिह्वा पे आए। मन में 1-2 महीने तो वो नहीं बोले, अब वो जिह्वा पे आए। कैसे जिह्वा पे आए? तुमने सोफा
इसके पापा ने, मैं जब खाने पे बैठती हूँ तो कमेंट करते हैं, अरे हमको इसने मेरे ख्याल से डुप्लीकेट सोफ़ा दिया, इन्होंने क्या किया, कोई पुराना सोफ़ा उसी को रिपेयर कलर वलर और ये बदल के रोगन वगैरह करके दे दिया। और वो डाइनिंग का हमने सोचा कि ढंग का दिलाएगा, इसने बहुत बिलो क्वालिटी। मतलब अब वो उसने हर कमेंट चीज पर कमेंट कमेंट आन करते आने और वो नायिका सुनती है। भीतर जिनके जहर भरा था, बाहर थे मुस्काए, कि मन में जो गुठते थे शायद अब जीवा पे आए, दोहरा जीवन ये जीते कोई इनकी था न पाए। इस पंक्ति को समझाए जाऊं, ये दोहरा जीवन जी रहे कौन, मेरे परिवार के लोग। मैं तो एक ही जीवन जी रही हूं कि मेरा प्रेम इनसे है, मैं इनकी सेवा के लिए आई हूं। तो दोहरा जीवन ये जीते कोई इनकी था न पाए, ये कितने गहरे में और खराब है। मेरे पिता नहीं पहचान सकते, मेरी माँ नहीं पहचान सकती, और मैं अब ये इनको एकदम गहराई से जान गई। बताओ ये नायिका कितनी इंटेलेक्चुअल रही होगी। मेरी नायिका कमजोर नहीं है कविता जी, हाँ जी। ये एक सेकंड में निर्णय की स्थिति पे, इसमें परखने की और निर्णय करने की शक्ति बहुत तगड़ी है। या मैं ज्ञान की बात कहूँगा, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और पावर ऑफ जजमेंट कब आता है, जब हम एकाग्रता या साइलेंस की शक्ति में उतर जाएं। ये बच्ची कभी कभी तो साइलेंस में रहती होगी ना, एकांत जी में, जी जी जब जी। सब जने अपने व्यापार में, कोई तो अकेली सोचती होगी कि मेरे प्रिय ऑफिस चले गए, अब मुझे उनका व्यवहार लग रहा है, एक फ़ोन नहीं आता उस बच्ची के बारे में, एक फ़ोन नहीं आता, न प्रिय करता। दोपहर को मान लीजिएगा 2 घंटे के रेस्ट के बाद वो नहीं आई है तो कोई चिंता नहीं करता, या आज उसको बुखार है तो चाय के लिए बुला दिया जाता है, गेस्ट आते चाय बनाओ जी। सबको पता है कि आज वो बुखार में पीड़ित है, लेकिन उसको काम के लिए तो बुला लिया जाता है, लेकिन मतलब उसकी वहाँ पर फीलिंग उसका कैसे, मान सम्मान नहीं, हाँ बहुत मान नहीं बहुत होता बात, है। बहुत बारीक बात है। जी जी जी। चलिएगा आगे आगे चलते हैं। के है, कैसे इनके साथ रहूं मैं, कैसे जीवन काटूं, राग द्वेष की चोड़ी खाई खाई, चोड़ी चोट। बहुत विशाल नहीं, चौड़ी मतलब जिसकी बहुत चौड़ाई। खाई जो है, एक तो खाई अच्छा। इतनी सी हो, जी जी जी। एक इतनी बड़ी खाई हो कि उसमें ट्रक उतर जाए, हाथी उतर जाए, एक खाई इतनी सी होती है। तो ये राग द्वेष की खाई, देख कभी सुना है ना ऐसी खाई। हमारा किसी से अटैचमेंट होता हो तो बहुत बड़ा, द्वेष होता तो बहुत बड़ा, छोटा अटैचमेंट तो छोटा द्वेष हो तो चल जाए। ये कह रही मेरे घर में ये बड़े लोग हैं, इनके यहाँ राग भी बहुत बड़ा, पर राग किससे है, वस्तुओं से है। एक तो राग अगर प्रेमियों से हो, व्यक्तियों से हो तो अच्छी चीज है, लेकिन राग वस्तुओं से द्वेष हो की तो चौड़ी खाई जाने कैसे पाटूं। मैं खाई को पाटने के लिए आई। एक किसी भी व्यक्ति का धर्म क्या होता है कि किसी में राग द्वेष है तो उस गैप को कम करें, इसीलिए तो होते हम, गैप को कम करें। आगे पढ़िए। जी। राग द्वेष की चोड़ी खाई, जाने कैसे बांटूं, पाठ, हाँ मैंने भी माँ बनने के सपने पाले थे आने पे, हाँ मैं रानी बन राजा राज करूंगी, राज करूंगी, डोली चढ़ डोली जा, चढ़ जाने पे, पर पर मैं निपट अकेली अकेली नारी, नारी, कोई कोई संगी संगी साथ साथ नहीं, नहीं, एक एक राज रास्ता शेष शेष बचा बचा है, था, जीने मरने की की कोई कोई आस। आस नहीं। बहुत अच्छी लाइन है। बहुत अच्छी पंक्ति, हाँ समझ गए आप क्या कहना चाहती वो जी नायिका। जी मैं जी गा दूं आपको स्पष्ट समझ में आ जी जाएगा, जरूर। देखिएगा। तो कैसे इनके साथ रहूं मैं, कैसे जीवन काटूं, पूरा जीवन यहाँ निभाना, कैसे इनके साथ रहूं मैं, कैसे जीवन काटूं, और राग द्वेष की चोड़ी खाई जाने कैसे पाटूं, कि मैंने भी माँ बनने के सपने पाले थे आने पे, मैंने सोचा कि मैं माँ बनूंगी, माँ बन मैंने भी माँ बनने के सपने पाने थे आने पे, मैं रानी बन राज करूंगी डोली चढ़ जाने पे, पर मैं निपटा अकेली नारी, कोई संगी साथ नहीं, एक बहुत रास्ता अच्छी, शेष बहुत बचा अच्छी, है, जीने की कोई आस नहीं। बहुत अच्छी कविता लाइन। जी उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं जी सकती, अब मेरे पास मरने के अलावा कोई साधन नहीं है। जी कहाँ जी जाएगी वो अपनी पीड़ा को लेके। गीत के प्रथम इस दृश्य में मैंने वो चीजें खड़ी करी है जो आपको आंदोलित कर देगी, जी 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 सोचने जी। को मजबूर कर देगी बिल्कुल कि बिल्कुल। ये समस्याएं पूरे भारतवर्ष की है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के राज्यों की है,
धनी और अमीर गरीब के वर्ग की है। इसलिए हमारी नायिका कहती है कि मैंने रानी बनने के सपने पाले, अब मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि अब मैं इनके साथ नहीं जी सकती, इनका संबंध तो मुझसे नहीं पदार्थों से है। जी जी एक जी। रास्ता शेष बचा। मैंने क्या कहा था, इसने निर्णय, हम्म। इसने परख लिया ना सबको। जब हम ढंग से परख लेते हैं तो निर्णय करने की ताकत भी हम में जल्दी होनी जी चाहिए। जी जी मेरे ख्याल से कविता का भी प्रारंभ है। ये जी थोड़ी लंबी कविता है कविता जी जी, जी, जरूर मैं ऐसे भी ये क्रम कहने से ही जी। हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतने कम समय में इन गहन रहस्यों को खोला नहीं जा सकता। जी जी। आपकी अभी इस कविता में अभी काफ़ी पंक्तियाँ बाकी हैं जी जो हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, इस कविता का भी बहुत सी पंक्तियाँ ऐसी बाकी हैं जो हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे जहाँ तक इतना ही नज़र आता है कि अंतिम जो पंक्तियाँ व्यास जी ने कही कि मैं माँ बनने की भी इच्छा रखती थी और उस परिवार को संभालने की भी इच्छा रखती थी, जब तक अगर मेरा कोई साथी ही नहीं होगा, मुझे संभालने वाला ही नहीं होगा, तो कैसे उस परिवार के साथ मेरा जीवन व्यतीत होगा। अगली कड़ी में इसी दहेज की कड़ी में हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, जानेंगे कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।